चैप्टर एटम्स का पहला डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग। सही, आई थिंक दूसरा ना डेरिवेशन है बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, बोर ने जो जो भी हमको एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें रेडियस वेलोसिटी बहुत चीजों का रहेगा। तो बोर ने एटॉमिक मॉडल देते वक्त उन्होंने क्या कहा था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया था। एंगुलर मोमेंटम होता है एल इक्वल टू एम डी आर साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो ये थीटा हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 क्या होता है, 1। तो साइन 90 हट जाता है, हमारे पास बस रह जाता है एल इज इक्वल टू एम वी आर। अब यहाँ पे v को हम लोग ओमेगा आर भी लिख सकते हैं। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड एंड आर इज रेडियस, v इज लीनियर वेलोसिटी। तो मेरा ये हो जाता है एम ओमेगा आर स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन 1। एम वी आर इक्वल टू ओमेगा आर, तो मैं एल को लिख सकता हूँ एम का आर स्क्वायर 1। ठीक है, अच्छा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में कोई चीज घूम रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यही होता है एम वी स्क्वायर आर। और इस केस में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, जो इनवर्ट्स लग रहा है, ये कौन दे रहा है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। तो यही चार्जेस ही दे रहे हैं फोर्स को। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टेड रखा है, ज्यादा अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन आके चिपक जाए, और कम अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाए। राइट अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन देके रखें। ठीक है, तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अंदर के तरफ, सेंटर के तरफ डायरेक्टेड है, ये आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आता है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², है ना। तो यहाँ पे Q1 क्या है, Zd एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, और Q2 क्या है, जस्ट E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r² होगा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अच्छा, बोर ने क्या कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है, इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। जो एंगुलर मोमेंटम है, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल, n इज इंटीजर, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई आपको पता ही है कितना होता है, 6.28। ठीक, अब हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला देंगे, इसको इक्वेशन 3 कर दो। हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला देंगे, कैसे, तीनों इक्वेशन लिख लिए ना। अब सबसे पहले हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हैं, दैट इज रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। बोर मॉडल के हिसाब से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, बोर ने सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए दिया था, है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोलते थे। तो जो ऑर्बिट का जो मतलब एटम में और कुछ नहीं है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो जो उसका ऑर्बिट का रेडियस होगा उसका हम लोग पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो बोर ने क्या बोला था, फ्रॉम बोर्स थ्योरी, दिस इज नंबर 1।
फ्रॉम बोर्स थ्योरी mvr जो एंगुलर मोमेंटम था वो nh/2 इक्वल है। इसका मतलब मैं अगर r को यहाँ रख दूं तो nh/2 और नीचे मेरे को क्या m और v ये दोनों को मैं ले जा सकता हूँ नीचे, तो मैं ले गया m और v। ठीक है, ये मेरा रेडियस आ गया। अब मैं v का वैल्यू फाइंड करूंगा कहां से, जो मैंने फोर्स इक्वेट किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इक्वेट किया था। ठीक है, ये इक्वेशन 1 रख लो, इस पर्टिकुलर के लिए इक्वेशन 1 रख लो। नाउ एक काम करो, इसको इक्वेशन, कितने इक्वेशन हो गए ऊपर, 3 हो गए ना, तो इक्वेशन 4 लिख लो। आप अकॉर्डिंगली दे देना, आपको क्वेश्चन जैसे आएगा, अगर रेडियस आएगा सिर्फ रेडियस से करना, अगर पूरा आएगा तो पूरा करना। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, वो क्या था, इक्वेशन 2 ही था ना, हाँ इक्वेशन 2। अब मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मुझे पता है कि mv² जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दैट इज 1/4πε0 ZE²/r²। तो यहाँ पे मेरा एक r कटा, यहाँ स्क्वायर कटा, और मैं m को ले गया इस तरफ, तो मेरा v² हो गया 1/4πε0, m नीचे आ गया, एक r पहले से था और ऊपर ZE² हो गया। तो वेलोसिटी, मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4πε0 ZE² अपॉन mr का रूट। ठीक है, ये आ गया v। तो आप इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब मैं इस इक्वेशन को अगर ले गया, मैं वहां पे पुट कर दिया, v के जगह पुट कर दिया, कौन से इक्वेशन 4 में पुट कर दिया, यहाँ पे v के जगह मैं नीचे से ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू अगर पुट कर दिया, तो मेरा ये रेडियस का जो टर्म है ये चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों को मिक्स करूंगा। अगर r क्या था, r था nh/2 nh/2 और v के जगह मैं डाल दिया स्क्वायर रूट 1/4πε0 ZE²/mr मैंने v के जगह डाल दिया। अब इसको पूरा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, काटाकुटी करेंगे और हमारा टर्म आ जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये तो r का स्क्वायर हो जाएगा, ये सब भी स्क्वायर हो जाएंगे, n² h² डिवाइडेड बाई 2πm का स्क्वायर हो जाएगा 4π²m², 4π²m² है ना, और स्क्वायर रूट ये गायब हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट अगर गायब हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू ZE² डिवाइडेड बाई mr, ये आ जाएगा, ये था ना ZE²/mr, हाँ ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, आ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप। बस हमने कुछ नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस करा दिया। अब देखो क्या क्या कट रहा है, मेरा 4 कट रहा है, पाई
और स्क्वायर कट रहा है m, और स्क्वायर कट रहा है, और बस इतना ही कट रहा है ना। तो मेरा आर स्क्वायर आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, जेड स्क्वायर नीचे रह जाएगा, पाई एम जेड स्क्वायर। तो मेरा फाइनल जो आर आर स्क्वायर आया, आर कहाँ कटेगा, ये अच्छा एक आर बचा है ना, हाँ ये हो जाएगा। तो मेरा स्क्वायर और आर भी कट गया, तो फाइनली मेरा रेडियस कितना आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड स्क्वायर। ये आ गया मेरा रेडियस का फाइनल फॉर्मूला। इसमें एन आपको डालना है ऑर्बिट का नंबर, एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर आपको डालना होगा, और ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो ये सारे वैल्यूज अगर आप डालोगे, आप सिर्फ एन स्क्वायर अलग से डालो और जेड अलग से डालो, है ना, एटॉमिक नंबर एंड कौन सा ऑर्बिट, बाकी सब कुछ देखो, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और नीचे पाई एम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। एच कितना होता है, 6.626 10 टू द पावर माइनस 34। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, याद है कि नहीं, 10 टू द पावर कितना होता है, वाह। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बहुत ही अच्छी बात। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, और पाई कितना होता है, पाई तो पता होगा, या पाई का वैल्यू भी भूल गए। ये सारा वैल्यू जब डालोगे आप लोग, तो आपका ये पूरा का पूरा कांस्टेंट जो है वो हो जाएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, मैं एंगस्ट्रॉम में लिख दे रहा हूँ। एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है। तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये पूरा वैल्यू का 0.53, एंड ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, मतलब इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। ये हो गया आपका इसका वैल्यू। आप करके देख लो चाहो तो, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम ई स्क्वायर करके देख लो। ये वैल्यू रखो, ये आपका फाइनल वो है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स होता है। तो ये हो गया आपका आर। न्यूमेरिकल आया है, तो आप अगर रट सकते हो तो रट लो इसको, डायरेक्ट डायरेक्ट एन पुट करो, जेड पुट करो और आंसर ले आओ एंगस्ट्रॉम में। अगर रट नहीं सकते तो डेरिवेशन एटलीस्ट याद रखो, और कैसे लाना, ऑब्वियसली आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। सबको समझ में आया क्या, लिख लो। तो एक बार और दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया। इक्वेशन 1 लिया, ये इक्वेशन 2 लिया मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने इक्वेट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इक्वेशन 3 जो बोर थ्योरी ने बोला है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, तीनों को मैंने मिला दिया, mvr मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। तो r मेरा आ गया इतना, यहाँ पे v आया, v के लिए मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट करके v का वैल्यू लेके आया, और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरा आ गया ये। उसके बाद मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, काफी कुछ कट गया, और फाइनली मेरे पास बचा आर का ये वाला एक्सप्रेशन। इसमें जब एन
हमारे कंट्रोल में है, z हमारे कंट्रोल में, h एप्सिलॉन नॉट पाई और m का वैल्यू डालेंगे तो ये बन जाता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्ट 2। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? पिछले वाले में देखो क्या था, ई का कुछ वैल्यू आया था हमारा, ई आया था हमारा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई एम आर, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एम आर। ठीक है, ये था वेलोसिटी का वैल्यू। अब इसमें आर के जगह जो रेडियस का टर्म आया ये रख दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मेरा वी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई एम, और आर के जगह आप लिख दो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई जेड ई स्क्वायर एम, पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर, आर की जगह मैंने ये लिखा। ठीक है, फिर से देखो क्या क्या कटा, वी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अभी मैं स्क्वायरिंग नहीं कर रहा, लास्ट में करूंगा, पाई कटा पाई कटा, एम कटा एम कटा, जेड तो ऊपर चला गया, हाँ तो क्या हो गया ये, जेड का स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ये जेड स्क्वायर ऊपर चला गया है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कुछ बचा क्या? नहीं बचा ना। स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो v का क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर, सबका पावर हाफ कर दो, 4 का स्क्वायर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो वेलोसिटी मेरा आ गया जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये आ गया मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे भी आप अगर ई का वैल्यू डाल दो, आप अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डाल दो, आप अगर n का वैल्यू खुद से डालो और h का वैल्यू डाल दो, तो आपको v मिल जाएगा z अपॉन n, लास्ट में रहेगा, z आपके ऊपर है, एटॉमिक नंबर, ऑर्बिट नंबर भी आपके ऊपर है, बाकी सब कुछ डाल दो, और 2 भी है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब कुछ डाल दो तो ये आ जाएगा 2.19 इंटू 10⁻⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड। में z का वैल्यू डालो, n का वैल्यू डालो, और आपका ये आ जाएगा। अगर रट्टा मार सकते हो तो रट्टा मार लो, नहीं तो फिर डेरिवेशन याद रखो। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोबारा बता रहा हूँ, वेलोसिटी का ऑलरेडी फॉर्मूला आ चुका था, वहां पे रेडियस का वैल्यू लगा दो, काट दो जो कुछ भी कटता है, स्क्वायर रूट खत्म करके सब कुछ बाहर ले आओ, वैल्यूज रख के z और n बस बचेगा, बाकी सब सारे कॉन्स्टेंट्स है तो उनका वैल्यू रख दो तो इतना आ जाएगा। लिख लो, हो गया। अच्छा, रेडियस और वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं n 1 रखता हूँ और z भी अगर मैं 1 रख देता हूँ दोनों में, मतलब हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट, तो मेरा z भी 1 और n भी 1, तो फिर जो रेडियस आएगा z और n को 1 रख के, वो हो जाएगा, उसको बोलते हैं बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस।
और जो वेलोसिटी आएगा z और n को 1 रख के जो वेलोसिटी आएगा, दैट वेलोसिटी, उसका रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, वेलोसिटी कितना था अपना, जेड ई स्क्वायर बाई 2NH एप्सिलॉन नॉट, यही था। अब z और n को तो हमने 1 रख दिया, तो ये हो गया ई स्क्वायर बाई 2H एप्सिलॉन नॉट। z और n दोनों 1 हो गया है ना, हट गया। अब मैं अगर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय c कर दूं, स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय c, तो मेरा v बाई c कितना आ जाएगा, इसको भी मैं c से डिवाइड कर दूंगा, ई स्क्वायर बाई 2H एप्सिलॉन नॉट c, है ना। और अगर ये सारे वैल्यूज वापस से डाला, वैल्यूज मैं बार बार लिख रहा हूँ, वैल्यूज याद रखना है, ये वैल्यूज अगर वापस से मैंने सारे के सारे वैल्यूज डाला, c का कितना होता है 3 इंटू 10 हुआ 8, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 10 टू द माइनस 12, ये सारे वैल्यूज अगर डाल दिया मैंने, तो v बाई c आता है 1/137। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/137 स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10 पावर 8, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1/137 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। करके देखते हैं एक बार, 3 डिवाइडेड बाई 137, ये आ रहा है 0.0218, 0.0218 इंटू 10 टू द पावर 8, जिसका मतलब है 2.18। एक काम करता हूँ, पूरे ही हटा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लो, किलोमीटर से पर सेकेंड में क्या हो जाएगा, 3 जीरो हटा दो, 2180 किलोमीटर जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में। लाइट के स्पीड का 1/137 है, आया समझ में, मतलब इंडिया आर पार कर सकता है। 2180 इज अप्रोक्सीमेटली कैलकाटा से लेके गुजरात तक का डिस्टेंस, अगर नॉर्थ ईस्ट ना माने तो कैलकाटा से गुजरात एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इतने स्पीड से वो घूम रहा है एटम के अंदर। चलो, आ, अब काइनेटिक एनर्जी जल्दी से कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर डाल दो, v क्या था, v था अपना जेड ई स्क्वायर बाई 2NH एप्सिलॉन नॉट, ये था v, इस पूरे चीज का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हाफ m, और यहाँ पे सब कुछ स्क्वायर कर दो, जेड स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, आई डोंट थिंक सो। ये हो जाएगा m जेड स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाई 4 टू 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, लिख लो, वापस से दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं, हाफ mv स्क्वायर में मैं v का वैल्यू डाल दिया ऊपर से, ये v का वैल्यू डाल दिया, स्क्वायर कर दिया और अरेंज कर दिया, तो ये आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया सबको, चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है,
पोटेंशियल एनर्जी किसका? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, W अपॉन Q होता है V, है ना? तो W क्या होता है? Q इंटू V। अब पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके कारण है? न्यूक्लियस के कारण है। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस इज अ चार्ज बॉडी। तो न्यूक्लियस के कारण जो पोटेंशियल होगा क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0, जो बीच में चार्ज है वो डिवाइडेड बाई आर, यही होता है। यहाँ पे V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0, बीच में चार्ज है ZE और डिस्टेंस कितना है? R, रेडियस R, है ना? और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे Q। कितना वर्क डन हो रहा है कैसे पता चलेगा? Q की जगह E आ जाएगा, तो E, तो मेरा टोटल वर्क डन, और यही वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मेरे पास PE क्या आ जाएगा? ZE² 4πε0 R। फाइनल है क्या? नहीं, फाइनल नहीं है। अब R का वैल्यू हम लोग रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ R। R का वैल्यू अगर मैं रख दिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? R क्या था? बाकी पूरा लिख लेता हूँ, ZE² बाई 4πε0। R क्या था? R के जगह आप लोग लिख दो, R का वैल्यू था N² H² ε0 बाई ZE² पाई M। हमने बहुत ऊपर ये डिराइव किया था, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला मैंने इक्वेशन यूज किया, N² H² ε0 बाई पाई M ZE²। ये वैल्यू रखा हूं मैं नीचे, N² H² ε0 बाई ZE² पाई M, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है। आई थिंक पाई पाई कट गया, M ऊपर चला गया, B ऊपर चला गया, और कुछ नहीं कट रहा है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, Z ऊपर गया तो Z², E² ऊपर गया तो E⁴, और M भी गया ऊपर, और नीचे रह गया N² H² ε0²। ठीक है, MZ² E⁴ N² H² ε0²। और कुछ, हाँ, ये 4 भी तो बचा, 4 भी लिख लो भाई, 4 यहाँ पे 4 भी तो बचा है। तो ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी को अगर काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर किया, जो पिछले डेरिवेशन में आया था, ये वाला, इस फॉर्मूला से कंपेयर किया अगर, दोनों में डिफरेंस देखो और सिमिलैरिटीज देखो। वो था MZ² E⁴ डिवाइडेड बाई 8N² H² ε0², जो पिछले डेरिवेशन में। क्या डिफरेंस है? न्यूमरेटर एकदम सेम, डिनोमिनेटर सेम, बस यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है। मतलब के को फाइंड करने के लिए आप अगर इसको इंटू हाफ कर दो तो ये भी 8 हो जाएगा। अरे समझ में, इसको आपको मल्टीप्लाई बाई हाफ करना पड़ेगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? PE/2 इज इक्वल टू के। अच्छा, एक और चीज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी दे दो, यहाँ पे ZE और यहाँ पे नेगेटिव साइन दे दो। नेगेटिव साइन आएगा तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। तो मेरा क्या आ गया? PE
इज इक्वल टू 2 ke आया, या फिर Pe इज इक्वल टू -2 ke आया क्या? इंपॉर्टेंट, लिख लो। लास्ट है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होता है, मैं अलग से लिख देता हूँ, ये पांचवा डेरिवेशन होगा ना। टोटल एनर्जी क्या करते हैं, इसमें पीई और केई को ऐड कर देते हैं, तो मैं भी वही करूंगा, पी प्लस केई है। तो पीई क्या था, -mz² e4/n²h²ε0² और 4। केई क्या था, mz² सेम, यहाँ पे 4 की जगह बस 8 था, n²h²ε0²। दोनों को ऐड किया, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, यही आएगा एलसीएम। तो 8 n²h²ε0²। इसको अगर मैं इससे करूँ तो 2 -2mz²e4, ये समझ में आया ना। इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 1 +mz²e4, ये हो गया टी। तो -2 + 1 कितना होता है, -1, -1 mz²4 डिवाइडेड बाई 8 n²h²ε0²। ये हो गया आपका टीई का फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, ये क्या था, के ई था ये, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टीई इज इक्वल टू माइनस के ई। इंपॉर्टेंट, वापस से लगा रहा हूँ मैं। टोटल एनर्जी पीई प्लस के ई, दोनों को ऐड किया, एलसीएम लिया, ऐड किया, ये आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो सेम आ जाएगा, टी इज इक्वल टू माइनस के। ठीक, चलो अब अगर सारा का सारा कांस्टेंट ले लेते हो इसमें, चाहे आप के ई बोलो, चाहे टी बोलो, चाहे पी बोलो, मैं आपको के ई का बता देता हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, mz²e4/n²h²ε0²। आप मास ले लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप z को छोड़ दो, ले लो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप n को भी छोड़ दो, h ले लो आप प्लैंक्स कांस्टेंट, आप एप्सिलॉन नॉट ले लो। ये सारा वैल्यू अगर डालोगे तो ये आ जाता है, एनर्जी जो आ जाता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n² जूल्स में। ये टीई क्या था, टी वॉज माइनस ना, हाँ टी माइनस था, तो ये के ही नहीं निकाल रहा हूँ, मैं टी निकालता हूँ। एक काम करता हूँ, टी तो माइनस, ये टोटल एनर्जी आ गया, यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दो, सारे वैल्यूज डालने से ये जूल्स में है। और इसी को अगर आप ईवी में करना चाहते हो, जूल्स को ईवी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 EV इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल्स। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही नंबर, बस ईवी और जूल का यही कन्वर्शन है। तो इसको अगर आप ईवी में करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस चीज से, डिवाइड कर दो इनफैक्ट, तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू z²/n²। दोनों वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, जूल्स वाला भी और ईवी वाला भी।
डिपेंड करता है आपको किस यूनिट में दिया हुआ है क्वेश्चन में। ईवी में दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, जूल में दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, लिख लो। अब इसके आगे का एक और फॉर्मूला है, तो हम लोग अभी 1/n² माइनस 1 रिडबर्ग वाला जो फॉर्मूला, डेल्टा ई क्या होता है? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, है ना। एनर्जी फाइनल मतलब जो फाइनल ऑर्बिट में जाके जो एनर्जी है, फाइनल में n1 में जो घूम रहा है, दैट इज अ फाइनल ऑर्बिट। तो उसका जो एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी वो हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻, मैं ये वाला जूल्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 10⁻18 Z²/n1² जूल्स, ये फाइनल एनर्जी हुआ। माइनस इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n2²। n2 इज द इनिशियल जूल्स, है ना। अब दोनों में से कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा कॉमन? ये निकला और Z² ये भी निकला। अंदर क्या रह गया? 1/n1² माइनस 1/n2² हुआ। दिस इज डेल्टा ई। अब डेल्टा ई और क्या होता है? hc/लैम्डा भी होता है। तो hc/लैम्डा इज इक्वल टू 2.18 10⁻18 Z² 1/n1² माइनस 1/n2², या फिर आप hc को इधर लेके आ जाओ तो -2.18 10⁻−3 Z² ऐसे ही रखो, 1/n1² माइनस 1/n2² को भी ऐसे ही रखो, और नीचे hc दोनों कांस्टेंट है, का वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 1/λ आ जाएगा। तो इसका अगर वैल्यू पुट करोगे h का और c का, तो ये जो आपका आ जाएगा दैट इज, तो ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻−18 divided by 6.626 10⁻−34, and c is 3 into 10⁸ -34 और 8 -26 ऊपर गया +26 26 माइनस 18 इज 8, और बाकी आ गया ये 0.10968 10⁸ 1/n² माइनस 1/n²। ये वैल्यूज रखोगे, कैलकुलेट करोगे तो अपने आप इतना आता है। तो 1/λ इसका शॉर्ट फॉर्मूला हो गया 1.09 टू 10⁻7, मैं एक प्लेस हटा दिया, ठीक है, इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², और इसमें आपका Z² रह गया ना, तो Z² भी लगा देते हैं, Z², यहाँ पे भी Z²। तो ये वाला जो चीज हो गया इसको बोलते हैं रिड्सबर्ग कांस्टेंट, R(T²) 1/n1² माइनस 1/n2²। लिख लो। रिड्सबर्ग कांस्टेंट का हम लोग वैल्यू भी ले आए, और पूरा फॉर्मूला फाइनल लेके आ गए। चलो फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। चेंज इन एनर्जी दोबारा से दिखा रहा हूँ, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, पूरा पूरा वैल्यू डाल दिया मैंने, कॉमन निकाल लिया 2.18 को 10⁻−18 और Z² को, अंदर बच गया ये hc/λ। hc को मैं नीचे लेके आ गया, hc का वैल्यू डाला तो मेरा ये वैल्यू आ गया
1.09 इंटू 10⁻7। जेड स्क्वायर अभी भी है, n1 और n2 भी अभी भी है। मेरे को बस एटम का एटॉमिक नंबर डालना है, अगर हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, और कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जंप करना है, n1 और n2 का वैल्यू डालना है, मेरा 1/λ आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया फाइनल फॉर्मूला। चलो बस इसके बाद एक और बोर्ड थ्योरी का डेरिवेशन आता है, तो लिख लो। लास्ट जो डेरिवेशन है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में कितने राउंड्स लगा रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना सर्कुलर मोशन के लिए, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, यही हो जाएगा। तो वैल्यूज रख दो। अच्छा, ऑल्सो ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई होता है। तो मेरा ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई/टी हो जाएगा, और 1/t क्या होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो मेरा ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू हो जाएगा। ये याद आ रहा है सर्कुलर मोशन का थोड़ा बहुत 11 से, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो मैं v/r इज इक्वल टू 2 पाई न्यू भी लिख सकता हूँ। तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, v डिवाइडेड बाई 2 पाई r, यही होगा। एंड सिंपल है, वेलोसिटी बाई 2 पाई r, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी के लिए मैं वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का वो अप्लाई करूंगा, v बाई 2 पाई r, और रेडियस का एक्सप्रेशन अप्लाई करूंगा। क्या हो जाएगा ये, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या था, तो वेलोसिटी था z² बाई 2 n h/0, और डिवाइडेड बाई 2 पाई r, तो 1/2 पाई r। रेडियस के जगह मैं अप्लाई करूंगा रेडियस का जो एक्सप्रेशन था, n² h²ε0, और ऊपर आ जाएगा ze²πm। मैं v और r दोनों का वैल्यू डाल दिया। तो देखो अब क्या क्या कट रहा है, आई थिंक पाई पाई कटा, और स्क्वायर तो नहीं कटा, एम एम कहीं पे कटा क्या, हाँ, फ्रीक्वेंसी आ रहा है मेरा 2 2 4, और n² यहाँ पे NH है, NH को मैं अलग लिख रहा हूँ, ε0 भी है, एक मिनट में क्या क्या बचा, ऊपर बचा z²4m, और नीचे बचा n²h²ε0², यहाँ पे भी NH बचा, तो n³ NH³। एक काम करो, r का वैल्यू अलग से पुट मत करो, यही कर दो सीधा, ये मत करो, सीधा वेलोसिटी का वैल्यू पुट करो एंड ऑफ करो, फॉर्मूला में वही है। वेलोसिटी का वैल्यू हो गया कितना, z² बाई 2 n h/0, और नीचे 2 पाई r, तो न्यू हो गया मेरा z² 2 2 4, 1/4 पाई ε0 हो गया, यहाँ पे ये गया, ये गया, और ये गया, और क्या बचा, n बचा, h बचा, और r बचा। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो। r का कुछ अलग से डालो ही मत,
वो जो फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है उसको डिराइव करने के लिए सीधा b का फॉर्मूला डालो और कर दो। चलो यहाँ पे खत्म होता है डेरिवेशन ये।